So, Jai Hind everyone. Let's start our daily current affairs classes. Today we have 9 topics. So, we will discuss one by one. Let's see that what are the topics. पहला है spiritual orientation, religious practice and the code. Continuously जो चल रहा है कि जो अभी गॉड मैन के कारण स्टैम्पिड हुआ, डेथ हुआ. After that there is the discussion that the religion, जो freedom of religion under Article 25 है, हाउ मच इट शुड बी गिवन टू द पीपल. तो इस पे एक बहुत डिटेल डिस्कशन है. इस पे डिफरेंट केस स्टडी है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का क्या मत रहा है, क्या ओपिनियन रहा है ऑन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि किस हद तक हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे सकते हैं. ठीक है, तो काफी अच्छा इस पे डिस्कशन है. वी विल सी दैट दिस इनटू द डिटेल. सो इट विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2. देन वी विल स्टडी दैट वॉक द टॉक. यहाँ पे बात हो रही है कि जो मणिपुर में हिंसा हो रही थी कंटिन्यूसली, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बोला था. जब कंटिन्यूसली क्रिटिसिज्म हुआ है पार्लियामेंट में, लगातार स्लोगनिंग हुई है, और उसके बाद पीएम ने उसके अगले दिन राज्यसभा में अपना बोला कि हाँ यहाँ पे सिविल वॉर जैसी स्थिति थी, और लेकिन हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ने वर्क किया और उसको संभाल लिया. उस पर भी काफी डिबेट है. तो यही ये आर्टिकल जो एडिटोरियल है वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रही है कि हाउ द प्राइम मिनिस्टर शुड कन्वर्ट whatever he have said into the action. बोलने से नहीं होगा, जमीनी हालत सही होनी चाहिए. तो इस एडिटोरियल में यही डिस्कशन है. तो इंटरनल सिक्योरिटी का एक तरीके से ये पार्ट है, क्योंकि कहीं पे भी सिविल वार अंदर होते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट होती है उस कंट्री की. तो दिस विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3. ये गलती से जीएस पेपर 2 है, ये जीएस पेपर 3 होगा. ओके, देन वी विल स्टडी दैट द स्पेक्टर ऑफ नियो फैसिज्म. इसको फासिज्म बोलते हैं. नियो का मतलब होता है उसी के जैसा. फासिज्म एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंडर में ये होता है कि जो रूलर होता है वो सुप्रीम बन जाता है, उसके आगे कुछ ही उसके विरोध को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, उसको माना जाता है कि वो भगवान है. और ये कॉन्सेप्ट यूरोप में स्टार्ट हुआ था जब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बीच में कुछ जो लीडर थे, जैसे कि मुसोलिनी था, हिटलर था और फ्रैंक था स्पेन में, ऐसे कुछ लीडर्स ने वहां के पावर को कैप्चर कर दिया था, और लोग उनके इतने सपोर्ट में आ गए थे कि उनके विरोध को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे. तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि इस समय यूरोप में जो कंडीशन है, जो अभी कुछ पार्टी पावर में आ रही हैं, उनके अंदर जो नेचर है वो फासिज्म से मिलता जुलता है. ओके, तो हम थोड़ा बहुत फासिज्म का जो बेसिक्स होता है वो पढ़ेंगे. ये वर्ड हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, जब जीएस पेपर 1 में वर्ड हिस्ट्री है उसके अंडर में दिस टॉपिक विल कम. आफ्टर दैट वी विल स्टडी दैट द लेबोर्ड चेंज. यूके में इलेक्शन हुआ है, लेबोर्ड को एक थंपिंग मेजॉरिटी मिली है, मतलब 2/3 के करीब में उनकी मेजॉरिटी है. आउट ऑफ 600 समथिंग 412 सीट उनको मिला है. तो हम देखेंगे कि आफ्टर 14 ईयर लेबर पार्टी वहां पे पावर में आई है. ओके, देन वी विल सेम लेबर के ही जो मेन लीडर है स्टार्मर, न्यू यूके पीएमए, लेबर पार्टी विंस. तो यही सेम चीज है, इसी के जो लीडर है उनका नाम है ये स्टार्मर. ओके, देन वी विल स्टडी दैट एपी इन क्राइसिस नीड मोर स्पेशल कैटेगरी ऑफ द स्टेटस. एपी आंध्र प्रदेश की बात हो रही है. इन क्राइसिस, इस समय आंध्र प्रदेश में ये क्राइसिस हो रहा है कि उसका कैपिटल नहीं है. हैदराबाद अभी तक था. अब हैदराबाद जो तेलंगाना है वो कह रहा है 10 साल के लिए हमारी एग्रीमेंट हुई थी कि तेलंगाना को आप चलाएंगे, उसके बाद आपका खुद का कैपिटल बनाना था. अब कैपिटल बनाना काफी मुश्किल काम होता है ना. यू हैव टू क्रिएट एवरीथिंग, कि वहां पे आप जो इनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो बनाइए, पूरा कंस्ट्रक्शन कीजिए, फिर जो उनके ब्यूरोक्रेट्स होंगे उनके लिए बिल्डिंग बनाइए, उनके रहने का जगह बनाइए, फिर कैसे डिफरेंट और जैसे कोर्ट है उसके लिए बिल्डिंग बनानी होगी, काफी पैसे लगते हैं और स्टेट के पास उतना नहीं होता है. तो ऐसे में ये बोल रहे हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं, इससे भी ज्यादा चाहिए. स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ये होता है कि उसके अंडर में जैसे सेंटर और यूनियन के बीच में जो एग्रीमेंट होता है या कोई भी डील होता है, कोई भी पेमेंट होता है, वो सेंटर ज्यादा पैसे देता है. जैसे 100 रुपए खर्च हो रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन में सेंटर 100 में 60 रुपए देगा, लेकिन स्पेशल कैटेगरी बनने के बाद 100 में 90 रुपए तक सेंटर देता है स्टेट के खर्च में. तो दिस इज द डिमांड. Then we will see that the Kerala born Sojan Joseph wins the British Parliament seat. तो एक इंडियन जीत रहे हैं वहां पे. तो ये पीसीएस या वनडे एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पूछ सकता है कि ये किससे रिलेटेड है. ओके,
Then we will study that Trinamool MLA sworn by the speaker, governor cries foul. नॉर्मल जो कंडीशन है कि जब भी कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है वो गवर्नर के अंडर में उनको ओथ दिया जाता है या गवर्नर किसी को अपॉइंट करता है। इस केस में गवर्नर ने डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट किया था लेकिन स्पीकर ने ओथ दिला दिया है, तो इस पे ये कह रहे हैं गवर्नर कि दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोप्राइटी है, जो तरीका फॉलो करना चाहिए वो स्टेट नहीं कर रहा है। और दिस इज द वन ऑफ द कंडीशन फॉर द प्रेसिडेंट रूल। जो स्टेट में इमरजेंसी लगता है उसको प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। उसमें वन ऑफ द कंडीशन इज दैट कि गवर्नर अपना रिपोर्ट भेजे प्रेसिडेंट को कि जो स्टेट है उसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आफ्टर दैट वी विल स्टडी दैट द कश्मीर रील्स अंडर द रेयर हीट वेव। तो आपको लगेगा कि हीट वेव तो यहाँ पे प्लेन में आ रहा है, पहाड़ों पे तो हमेशा ठंडा होता है, तो वहां पे कैसे हीट वेव आ रहा है। हीट वेव का ये डिफिनीशन है कि किसी भी जगह पे, वो पहाड़ हो या कहीं पे भी हो, जो नॉर्मल कंडीशन वहां पे रहती हो। जैसे एक प्लेन का नॉर्मल कंडीशन 30-35 डिग्री होता है, उससे अगर 4 डिग्री सडनली बढ़ जाए कई दिनों के लिए, 2 या उससे ज्यादा दिनों के लिए, उस कंडीशन को हीट वेव कहेंगे। वो कहीं पे भी हो सकता है। हिमालय पे भी एक नॉर्मल कंडीशन होता होगा कि लोग 10 डिग्री के आदी होते होंगे, एक 15 डिग्री होने लगे, तो उनको भी थोड़ा बहुत जो नॉर्मल वहां का मौसम होता होगा उसमें लगता होगा कि थोड़ी गर्मी बढ़ गई। जहाँ पे वो 2 स्वेटर पहनते होंगे, उनको कुछ कंडीशन के लिए ये लगना होगा ये 2 जो स्वेटर है वो उससे पसीना हो रहा है। आर यू गेटिंग ना? उससे उनको दिक्कत हो रही है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ द हीट वेव। हीट वेव का ये नहीं होता है कि गर्मी ही पड़नी चाहिए, उसमें ये है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर उस एरिया का रहता है उससे जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री बढ़ जाए। दिस इज द कंडीशन। क्लियर हो रहा है? तो वही हम पढ़ेंगे वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। फर्स्ट न्यूज यही है कि यूके में इलेक्शन हुआ है और लेबर पार्टी जो लेफ्ट पार्टी मानी जाती है, एक लेफ्ट विचारधारा हल्का फुल्का होता है, उनका इस समय वो विन उनका हुआ है। तो ये एडिटोरियल में भी कवर किया गया है, तो वहां पे हम देखते हैं। जो यूके का पार्लियामेंट्री सिस्टम है सेम इंडिया के ही जैसा है। इंडिया का जैसा है पार्लियामेंट, लोकसभा, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, उसी के पास मोस्ट ऑफ द पावर है। ऐसे वहां पे उनका जो मेन है वो हाउस ऑफ कॉमन्स है। जो इंडिया का लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल्स कहते हैं ना, ऐसे वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स है। दिस इज द मेन। और यहीं पे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी है वो वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स में होती है, जैसे लोकसभा में होती है। जो भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो हमेशा हाउस ऑफ कॉमन्स में होगा। इंडिया में लोकसभा में होता है। अगर गवर्नमेंट गिरानी हो तो कहां पे लोग जाते हैं? लोकसभा में। क्लियर है ना? सेम पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ वहां पे है कि रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाएंगे और जिनके पास मेजोरिटी होगा दे विल बी इन द पावर। यहाँ पे देखिएगा दिस इज आफ्टर द 14 ईयर्स बाद यहाँ पे लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बनी है। क्लियर हो रहा है? आगे हम डिस्कस करते हैं जब एडिटोरियल आएगा। एपी इन द क्राइसिस नीड मोर देन स्पेशल कैटेगरी ऑफ द स्टेटस। स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेटस में आने के लिए क्या बेसिक नीड्स होते हैं? पहली हो कि हिली एरिया में हो, दूसरा हो कि बैकवर्ड एरिया हो, तीसरा हो कि बॉर्डर एरिया हो, किसी दूसरे देश से बॉर्डर हो, ये सब चीजें हो। और भी चीजें होती हैं जैसे डिजास्टर प्रोन हो कि वहां पे बार बार साइक्लोन या किसी चीज की संभावना हो। ऐसे केस में हम स्पेशल स्टेटस दे देते हैं। इसमें मेनली बेनिफिट ये होता है कि स्पेशल पैकेज मिलता है। यूनियन गवर्नमेंट जो सेंटर स्टेट गवर्नमेंट को देती है, दैट गिव्स द स्टेट स्पेशल पैकेज। और उसके बाद भी जो स्कीम्स चलते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप का सेंटर का स्कीम चलता है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी नियर अबाउट 60% या 50% कभी कभी देना पड़ता है। इस केस में जब स्पेशल स्टेटस हो जाता है तो यूनियन गवर्नमेंट 90% देती है, स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ 10% देने की आवश्यकता होती है। क्लियर हो रहा है ये? तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ मतलब स्पेशल स्टेटस नहीं चाहिए, अलग से भी फंडिंग चाहिए जो इनका कैपिटल बनाना है। कैपिटल बनाने का कॉस्ट जो एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड है वो लाखों करोड़ में है। अभी जो इन्होंने बजट पास किया था कि फॉर द अमरावती 68,000 करोड़ के आसपास था, तो ये वाला डिबेट यहाँ पे चल रहा है। ये वाली जो न्यूज है वहां पे पीएम हमारे जाने वाले हैं रशिया, तो फर्दर जो आर्टिकल आएगा वो हम उसको देखते हैं। कल ही से तो इनकी विजिट स्टार्ट होने वाली है। ओके, तो आई थिंक कल परसों से विजिट स्टार्ट होगी, तो देखते हैं जब न्यूज आएगा तो वी विल स्टडी। नेक्स्ट न्यूज है कि महाराष्ट्र टेबल्स द बिल टू प्रिवेंट द अनफेयर मीन्स इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कॉग्निजिबल, नॉन बेलेबल एंड
नॉन कंपाउंडेबल। यहाँ पे बात हो रही है कि जो बिल है, जो एक्ट बनेगा वो होगा कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। क्या मतलब होता है? कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि ऐसे केस में अरेस्ट इमीडिएट हो सकता है, जो आप अलग से जाके जुडिशरी से परमिशन लिए बिना भी अरेस्ट फर्स्ट स्टैंड पे कर सकते हैं। नॉन बेलेबल का मतलब होता है कि बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेल जो होता है वो एक प्रूव करना पड़ेगा कि यू आर नॉट दैट मच, मतलब आपसे कोई हैम्पर नहीं होगा, जो भी आपका जो एविडेंस है या आप भाग नहीं सकते, ये सब चीजें आपको इंश्योर करना पड़ेगा। नॉन बेलेबल है। एंड नॉन कंपाउंडेबल का मतलब होता है नॉर्मल जैसे केस होता है कि जैसे किसी से लड़ाई झगड़ा हुई, वो चाहते हैं कि केस वापस करके बाहर समझौता करना, उसको कंपाउंडेबल कहते हैं। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब कि मैं चाह के भी अगर केस दर्ज हो गया तो मैं केस वापस नहीं ले सकता। ऐसे केस में ऐसा माना जाता है कि जो क्राइम है वो सोसाइटी के अगेंस्ट में है, सिर्फ एक आदमी का घाटा नहीं हुआ है। तो अगर मैं मेरे खिलाफ कुछ हुआ भी है, जैसे मैं वापस लेना चाहूँ, जैसे एक रेप का केस लेते हैं, तो रेप के केस में ऐसा होता है कि आप गए, आपने केस दर्ज करा लिया, लेकिन आप चाह के भी वापस समझौता बाहर नहीं कर सकते कोर्ट के, क्योंकि माना जाता है कि ये समाज के खिलाफ एक तरीके से क्राइम है, पूरे समाज को इंपैक्ट पड़ा है। तो कहीं ना कहीं इसको स्टेट लड़ने लगती है। जो आप देखिएगा कि इस टाइप के केस होता है कि होगा कि जैसे किसी का नाम होगा, जैसे अमित कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, ऐसे केस का नाम सुना आप लोगों ने? जब केस होता है तो स्टेट लड़ने लगता है, वो जिसके खिलाफ केस हुआ है वो नहीं लड़ेगा, तो दैट विल बी नॉन कंपाउंडेबल। ये तीन टर्म्स क्लियर हो रहे हैं, बाद में हम आगे और इसको ज्यादा डीप में पढ़ेंगे। दिस इज क्लियर। ये वाला जस्ट आप ये जानिए कि इनका नाम जानिए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सन, सोजन जोसेफ, और ये केरला से हैं, और इनको जो अभी लेबर पार्टी की तरफ से इन्होंने ब्रिटेन में जो इलेक्शन हुआ है उसमें इनको जीत हासिल हुई है। दिस इज ही इज द इंडियन ओरिजिन। 2001 में ही वो वहां पे जाके एक नर्स के जैसे काम कर रहे थे। ओके, जिस जगह से जीते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उसका नाम है एसफोर्ड। कॉन्स्टिट्यूएंसी एसफोर्ड। ओके, नेम सोजन जोसेफ, और वो बिलोंग करते हैं केरला के कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट से। एक विलेज है कोट्टयम में, कोट्टयम इज ए डिस्ट्रिक्ट एंड द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज द कोट्टयम। नेक्स्ट न्यूज आ रही है बात कि तृणमूल एमएलए स्वर्न इन बाय स्पीकर, गवर्नर क्राइज फाउल। तो यहाँ पे नॉर्मल जो केस होती है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अनुसार, जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 181 और 191, लेट मी शो यू। ओके, 188 है, ओथ ऑफ ए और एफर्मेशन बाय ए मेंबर। तो नॉर्मल क्या होता है, सब्सक्राइब बिफोर द गवर्नर और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ। जो अगर कोई एमएलए चुन के जाता है उसको किसके खिलाफ, किसके सामने जाके ओथ लेना होता है? गवर्नर के सामने, या ऐसा पर्सन जो गवर्नर ने जिनको चुना हो। तो नॉर्मल केस में अभी क्या था, हमने देखा था प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है फॉर द ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द एमपी। यहाँ पे जो इन्होंने वेस्ट बंगाल के केस में इन्होंने किसको बोला था कि डिप्टी स्पीकर जाके ओथ दिलाएंगे, लेकिन वहां पे थोड़ी सी लड़ाई चल रही है। जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट है और गवर्नर है, तो वहां पे स्पीकर ने ही ओथ दिला दिया। बहुत दिनों से ये डिले भी हो रहा था, तो उन्होंने ऐसे केस में ये माना जा रहा है कि जो लॉ है, लॉ के अनुसार किसको दिलाना चाहिए था? इट शुड हैव बीन द गवर्नर, या जिसको गवर्नर अपॉइंट कर रहा है। अब गवर्नर, और वहां पे लड़ाई इस हद तक चल रही है कि अभी गवर्नर ने जाके केस दायर किया है, केस फाइल किया है वहां के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ डिफेमेशन का। तो वहां पे जो सिचुएशन है वो नॉर्मल नहीं चल रहा है, आपस में जो गवर्नर और द चीफ मिनिस्टर है वो लड़ रहे हैं। ऐसे केस में क्या होता है, चीजें काफी डायर सिचुएशन में चली जाती हैं, और ऐसे केस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट रूल का होता है वो किसके द्वारा होता है? एज पर आर्टिकल 355 इट शुड बी द गवर्नर रिपोर्ट। गवर्नर रिपोर्ट भेजते हैं प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट उस पर एक्शन ले सकता है। लेकिन नॉर्मल ये सब केसेस कोर्ट में नहीं एक्सेप्ट करेगी कि इतनी सिंपल सी चीज को आप लेके जा रहे हैं। ओथ एंड एफर्मेशन इज नॉट
क्राइटेरिया फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन। जैसे अभी हम लोग 191 भी देख रहे थे ना, डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही थी, जो मैंने 191 इसके पहले खोला था। आर्टिकल 191 जो बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर। जैसे होता है ना, एक डिबेट है कि ओथ अगर मैंने लिया कि मैं संविधान के अनुसार काम करूंगा और लोगों के हित के लिए काम करूंगा, जो ओथ एंड इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैं वायलेंस की बात करने लगा आफ्टर ओथ, तो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है क्या? इस पे डिबेट है। तो इस पे इस जो 191 है उसमें कहीं पे भी ये मैटर नहीं दिया है कि कोई मिनिस्टर या कोई एमएलए अगर वो ओथ लेता है और उस ओथ को, उस कसम को तोड़ देता है तो उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। तो यहाँ पे जो जुडिशरी है वो कह रहा है कि जुडिशरी, जो सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, उन्होंने ये बोला है कि ओथ अगर तोड़ दे कोई तो वो डिस्क्वालीफाई होने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि जो वहां का चीफ मिनिस्टर है या गवर्नर है वो एक्शन ले सकता है, प्रेसिडेंट एक्शन ले सकता है, क्योंकि वो जो किसके प्लेजर पे होता है, कोई भी मिनिस्टर, हाँ, प्लेजर जो होता है वो गवर्नर के होता है और स्टेट वो सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट के होता है। तो चीजें क्लियर हो रही हैं। यहाँ पे क्या दिक्कत आई है? ओथ एंड इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 188 और जो डिस्क्वालिफिकेशन है 191। थोड़ा ये देखते रहने से पता है आर्टिकल अपने आप याद होना स्टार्ट हो जाएगा, यू डोंट हैव टू मेमोराइज। तो जब भी आपका ये ओथ एंड इन्फॉर्मेशन है, दिस विल बी आर्टिकल 188। कश्मीर रिल्स अंडर द हीट वेव। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, जो वहां पे टेम्परेचर है नॉर्मल से 6 डिग्री हाई चल रहा है। तो जो नॉर्मल हीट वेव का कंडीशन होता है, एक होता है कि 40 डिग्री से ज्यादा कंटिन्यूअसली 3 दिन के लिए हो तो तब हीट वेव होगा, और दूसरा हो कि कहीं पे भी वहां का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, ये मैं बोल रहा हूं कि जहां पे भी बर्फ जमा होता है वहां पे भी हीट वेव का कंडीशन हो सकता है। नॉर्मल वहां पे -5 डिग्री होता हो और सडनली 3 डिग्री रहने लगे, तो वहां पे कहेंगे कि हीट वेव का कंडीशन है, एक वहां का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो कभी क्वेश्चन पूछ दे कि हीट वेव अंटार्कटिका या आर्कटिक में आ सकता है कि नहीं, हीट वेव कहीं पे भी आ सकता है, वहां का नॉर्मल कंडीशन से टेम्परेचर सडनली हाई हो जाए। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द हीट वेव। नेक्स्ट न्यूज जो हम लेंगे, स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस प्रैक्टिस एंड द कोर्ट। ये काफी डिटेल में डिस्कशन हुआ है। यहां पे हम जाएंगे आर्टिकल 25 पे। व्हाट इज द आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 25 ये है, ये क्या बोल रहा है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। कंसाइन का मतलब क्या होता है? कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन। कंसाइंस का मतलब क्या होता है? कंसाइंस का मतलब होता है कि जो दिमागी रूप से हम जिस चीज में बिलीव करते हैं, मतलब जो चीज को हम दिमाग से एकदम हम या अपने होठ से उसको मानते हैं, कंसाइंस सही होगा ना। कंसाइंस का मतलब होता है मेंटल स्टेटस। एंड प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? फ्री प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब कि मैं बोल सकूं चीजों को, मैं खुल्लम खुल्ला बोल सकूं कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं जैन हूं, मैं सिख हूं। प्रोफेशन का मतलब कि यू कैन डिक्लेयर ओपनली, बिना किसी से डरे। होता है ना कि कहीं आप डरते हैं कि अरे मैं ये जात बता दूं, ये बता दूं, डर लगता है ना अंदर लोगों को। मानिए अगर कोई ईरान में या पाकिस्तान में हो और वहां पे एकदम कट्टरवादी हो, या छोड़िए इराक इसमें हो, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में अगर आप ये जो अभी तालिबान का रूल है, तो उसमें अगर आप थोड़ा भी कुछ और डिक्लेयर करते हैं, जैसे वहां पे मुस्लिम जो इस्लाम का ही है उसमें कई कैटेगरी हैं। जैसे इस्लाम में ही एक अहमदिया होता है, तो अहमदिया इज नॉट लाइक्ड बाय द मेन स्ट्रीम इस्लाम। उनको लगता है कि दिस इज द थ्रेट, तो वहां पे वो परसिक्यूशन होने लगता है, लोग को ढूंढ ढूंढ के मारने लगते हैं किसी और रिलीजन के जिनसे इनको खतरा लगता है। तो ये कंसाइंस एंड प्रोफेशन दोनों फ्री होना चाहिए। मुझे डर नहीं लगना चाहिए कभी किसी के सामने कहने पे कि मैं किस रिलीजन को फॉलो करता हूं। तो इंडिया में बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज प्रोवाइडेड दैट यू कैन फ्रीली से दैट व्हाट द रिलीजन यू फॉलो। कोई आपको कोई निगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है ये चीजें? व्हाट इज मीन बाय द कंसाइन, व्हाट इज मीन बाय द प्रोफेशन, प्रैक्टिस, व्हाट इज मीन बाय द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है?
क्रियाकलाप करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, जैसे कोई सुबह उठ के पूजा करता है, जल चढ़ाता है, कोई उठ के नमाज पढ़ता है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिस होता है ना हर रिलीजन से, जैन अलग करते हैं, बुद्धिस्ट अलग करते हैं। दिस इज द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि आप फ्री हो कोई भी चीज प्रैक्टिस करने के लिए अपने रिलीजन से। और एक और बात कह रही है, प्रोपोगेशन, फ्री होना चाहिए फॉर द प्रोपोगेशन। मैं दूसरे से अपने धर्म के बारे में बात कहूं, उसको मन करे तो वो एक्सेप्ट करे, दैट इज द प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब एक दूसरे से आगे बढ़ाना या फैलाना। तो फैलाना भी अलाउड है बट नॉट द कन्वर्जन। कन्वर्जन और प्रोपोगेशन में डिफरेंस है। नॉर्मल मैं यहाँ पे आके किसी धर्म का या किसी चीज का बड़ाई करके लोग को एक्सेप्ट करने के लिए बोल सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कह सकता हूँ कि आपको 10,000 रुपए दे रहा हूँ आप कन्वर्ट हो जाइए। दिस इज द लालच देके आप कर रहे हैं। या आप ये कह के नहीं कर सकते हैं कि मतलब जबरदस्ती कि आप ये करेंगे तो आपका घर वरना तोड़ दिया जाएगा, ये भी अगेंस्ट है ना, कन्वर्जन में हो जाएगा। आप फोर्स डाल रहे हैं। नॉर्मल तो थॉट कोई भी दे सकता है और फ्री होके कोई भी किसी का एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन इट शुड नॉट बी द फोर्स कन्वर्जन। कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस जानिएगा। हमारे वहाँ प्रोपोगेशन का फ्रीडम है, नॉट फॉर द कन्वर्जन। किसी को हम कन्वर्ट नहीं करा सकते। क्लियर हो रहा है ये चीज? आजकल कन्वर्जन के लॉ भी आ रहे हैं, उस पर बहुत डिबेट चल रहा है। कन्वर्जन इज द फोर्स्ड बट द प्रोपोगेशन इज द फ्री। फ्रीली मैं आके बोल सकता हूँ, लोगों को अच्छा लगे दे विल एक्सेप्ट दैट, if the people don't like they will not accept that. So that is given by our constitution. However there is the restriction है, it should not be detrimental to the your health. यहाँ पे कहाँ पे दिया है, एक दिन और मैं ढूंढ, यहाँ पे ये कह रहा है कि nothing in this article shall affect the operation of existing law or prevent the state from the making law. State law बना सकता है for what? For regulating or restricting any economic, financial, other political and other secular activity which may be associated with the religious practice. Okay. फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं है no person shall be allowed। यहाँ पे ये भी दिक्कत है कि अगर किसी के हेल्थ को कोई प्रैक्टिस कर रहा है और उससे किसी के हेल्थ को निगेटिव इंपैक्ट जा रहा है, जैसे ऐसा चीज है कि कोई रिलीजन ऐसा बना दिया जाए कि फोर्स करके किसी को 8 दिन के लिए भूखा रखा जाए बिना खाए पिए पानी से, तो उसका हेल्थ खराब हो सकता है ना। तो ऐसे केस में वी कैन, जो गवर्नमेंट है उसको उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। अच्छा यहीं पे तो है, सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। एक कंडीशन आ गया ना कि ऐसा नहीं है कि आप रिलीजन के नाम पे किसी से कुछ भी फोर्स करके करवाएं या प्रैक्टिस के नाम पे कोई खुद ही करे। तो ये जो आर्टिकल है वो इसी चीज पे है कि सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। रिस्ट्रिक्शन लगा दिया ना, फ्री हो के आप रिलीजन का प्रैक्टिस कर सकते हैं until and unless it is going to impact the public order, morality and the health। समझ में आ रहा है ये चीजें? फ्रीडम के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिया है। तो ये नहीं कि फ्रीडम एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट फ्रीडम का मतलब होता है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और जहां पे भी रिस्ट्रिक्शन आ जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बोल देते हैं कि क्वालिफाइड है, देयर इज द सम प्रोविजन एसोसिएटेड विद दैट। तो ये जो आर्टिकल लिखा गया है वो लिखा गया है कि अभी रिसेंटली जो एक तो गॉडमैन का इंडिया में कितना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, दूसरी चीज इन्होंने कहा इतने रिचुअल्स अभी भी फॉलो किए जाते हैं जिसका लॉजिक नहीं समझ में आता है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि एक जजमेंट आया है मद्रास हाई कोर्ट का। मद्रास हाई कोर्ट ने एक केस ऐसा था कि साउथ में कुछ मंदिर ऐसे हैं जिसके सामने लोग जैसे गए, खाना खाया केले के पत्ते पे और उसको जमीन पे मंदिर के बाहर रख देते हैं और उस पे दूसरे लोग उस पे लेट के रोल करते हैं। तो ये प्रैक्टिस माना जाता है कि इससे भगवान खुश होते हैं। लेकिन ये केस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में गया, जो मद्रास हाई कोर्ट। पहले 2015 में रोक लगा दिया था मद्रास हाई कोर्ट ने, लेकिन 2000 अभी जो रिसेंटली जजमेंट आया उसमें कहा कि ये प्रैक्टिस कंटिन्यू हो सकता है। 2015 में इसलिए रोक लगा दिया था क्योंकि उस समय ये लॉजिक दिया गया था कि वो जो खाते हैं वो अपर कास्ट के लोग खाते हैं और उस पे जो लेट के जाते हैं वो दलित कास्ट के हैं। तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी थी, उसके नाम पे रोक लगाया था। यहां पे होगा 2014 सुप्रीम कोर्ट ने इसको
कर दिया था, मतलब अलाउ कर दिया था कि रिचुअल्स बहुत पुराना है। यहाँ पे है कि दलित्स रोल ओवर द लीव्स, जो पत्ते पे खाना है उस पे दलित उस पे रोल करते थे, उस पे। समझ में आ रहा है ना कि लेट लेट के जाना, दैट वाज द। लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि दिस इज अलाउड। वो कह रहे हैं कि इसमें कोई अभी ऐसा नहीं है कि कुछ भी बुरा नहीं है, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कहना है कि अभी का जो जजमेंट है, क्योंकि अभी कह रहे हैं कि वो दलित के साथ साथ और भी कास्ट के लोग रोल ओवर करते हैं। अब इस पे बहुत से जजमेंट है कि क्या एक रिस्ट्रिक्शन जो होना चाहिए उस कुछ लेवल तक होना चाहिए। इसके लिए हमेशा सुप्रीम कोर्ट क्या देखती है कि वो जो रिलीजन की बात कर रहे हैं, रिचुअल्स की, वो उस धर्म का कोर है क्या। कोर का मतलब अगर वो चीजें हटा दी जाए तो धर्म मिट जाएगा। तो इस पे जो सबसे पहला केस आया था 1954 में आया था, श्री सिरूर मट्ट केस आया था। श्री सिरूर मट्ट केस में क्या सुप्रीम कोर्ट का उस समय ऑब्जर्वेशन था? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दो चीजों का फ्रीडम हम देते हैं, एक तो प्रैक्टिस का, और प्रैक्टिस के साथ साथ जो फेथ होता है, दोनों होनी चाहिए। दो चीजों अगर अलाउ करती है तो वो आदमी कर सकता है, अगर उसके फेथ में है ऑलरेडी और प्रैक्टिस में है। लेकिन नेक्स्ट केस जो आया वो दरगाह कमेटी अजमेर केस आया 1961 में। 1961 में जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हमेशा कोर बिलीफ देखेंगे, और उस कोर बिलीफ में इन्होंने कहा कि हम ये देखेंगे कि जब वो धर्म बना था वो उस समय प्रैक्टिस में था कि नहीं था। होगा ना, जैसे कि इन्होंने कुछ एग्जाम्पल देके रखा है। जैसे एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि ग्राम सभा ऑफ द विलेज 32 सिराला, यहां पे लोगों का यह मानना था कि नागपंचमी के दिन सांप पकड़ के दूध पिलाना चाहिए, ये बोला कि हमारा राइट है। तो कोर्ट में गया केस, कोर्ट ने कहा कि ये राइट नहीं है, इससे तो सांप काट लेगा, लोग मर सकते हैं, तो इससे तो एक तरीके से हेल्थ, जान की भी खतरा है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा प्रैक्टिस है, जान का खतरा है या कुछ भी, आपसे क्या लेना है। तो इन्होंने कहा, फिर इन्होंने डिफरेंट स्क्रिप्चर पढ़ना स्टार्ट किया। तो जो ये सबूत दिया गया था कि ये धर्म का पार्ट है, उन्होंने लेके आया था श्रीनाथ लीला मारुत, एक लीला मारुत कोई उनका जो रिलीजियस स्क्रिप्चर था, उसमें उन्होंने प्रूफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मेन धर्म का हम पन्ना है या जो बुक है उसको देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया धर्म शास्त्र का टेक्स्ट, और उसमें ये कहीं नहीं था। तो उन्होंने कहा था कि अगर मेन धर्म जो शास्त्र है उसमें नहीं है तो वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस। आप समझ रहे हैं क्या चल रहा है कि धर्म का जैसे आप प्रैक्टिस फ्री होके नहीं कर सकते हैं। पहली बात आपको ये प्रूफ करना है कि दैट इज द कोर इसेंशियल प्रैक्टिस है, और इसेंशियल प्रैक्टिस के लिए आपको ये प्रूफ करना होगा कि जब धर्म बना तभी से ये स्टार्ट है। ओके, ये डिबेट चल रहा है यहां तक। फिर इन्होंने और भी एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है मोहम्मद फांसी केस। ओके, मोहम्मद फांसी केस में क्या था, केरला हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे एक जो मुस्लिम कैंडिडेट थे उनका पुलिस में भर्ती हो गया, केरला पुलिस में। अब वहां पे था कि वो दाढ़ी रखना स्टार्ट कर दिए एज पर द इस्लामिक लॉ। तो उन्होंने कहा कि केरला का जो पुलिस का रूल है उसके अनुसार कोई भी दाढ़ी नहीं रख सकता, क्लीन सेव रखना था। तो वो गए, वो कोर्ट में गए, उन्होंने कहा ये तो मेरा रिलीजियस प्रैक्टिस है, वो तो मेरा फंडामेंटल राइट्स है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि एक तो ये सिर्फ जो प्रोफेट का हदीत है, कुरान में नहीं है दाढ़ी लिखना, हदीत में है जो प्रोफेट का प्रैक्टिस था। ओके, दूसरा बात उन्होंने कहा कि वो जो इंसान अभी दाढ़ी रखने की बात कर रहा है वो पहले तो दाढ़ी नहीं रखता था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो है नहीं कि आपने दाढ़ी नहीं रखा तो आपका धर्म चला गया, तभी तो धर्म आपका इस्लाम था ही। दाढ़ी था या नहीं था, दाढ़ी तो बाद में आपका आया ना, क्योंकि वहां पे लॉजिक ये दिया गया था कि द पर्सन वॉज नॉट, यहां पे कहीं लिखा हुआ है, यहां पे एक जगह मेंशन है कि द पर्सन वॉज हिमसेल्फ नॉट, उनका बियर्ड नहीं था पुलिस में आने के पहले, एक उन्होंने दाढ़ी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। सेम चीज हिजाब के लिए भी है। जो हिजाब है दैट इज नॉट मेंशन इन टू द कुरान, कुरान में एग्जैक्ट नहीं है कि आपको पहनना ही है, लेकिन हदीत में है। हदीत क्या है, व्हाट इज द हदीत, आपको पता है हदीत क्या है?
नहीं, हदीथ क्या है? जैसे कुरान है वो तो एक बुक है, हदीथ क्या है? कुरान वो है जो प्रोफेट मोहम्मद ने बोला है कि भगवान ये बोल रहे थे। होता है ना कि मैसेंजर क्या बोलता है कि मैं भगवान का सुन के बोल रहा हूँ, आप लोग लिखिए। तो कुरान में वो चीजें लिखी है जो पैगंबर ने ये बोला कि भगवान ने ये बोला है, जो गॉड ने बोला। हदीथ ये है कि एक दूसरा बुक है, उसमें ये था कि पैगंबर ये करते थे। एक होता है ना वो इंसान ये करता था, हो गया ना। जैसे मोदी जी एक दिन बैठे कहें कि ये चीजें मैंने सुना है, कहीं से आया है आवाज, तो वो हो गया उस धर्म का जो भगवान ने बोला है। एक उनका कोई फॉलोवर हो वो लिख दे कि मोदी जी सुबह उठते थे, यहाँ जाते थे, वो जाते थे। प्रैक्टिस है, हदीथ इज द प्रैक्टिस ऑफ द prophet Muhammad and Quran is the message that is given by the God to the prophet Muhammad। तो इन्होंने कहा कि कुरान में तो नहीं है ये चीजें, लेकिन हदीथ में है। क्लियर हो रहा है ये चीजें? तो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अभी आपको समझ में आया हदीथ क्या है? एक और यहाँ पे केस आया, आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूता केस 2004। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे एक जो सेक्ट था हिंदुइज्म का, उसका नाम था आनंद मार्गी फेथ। हिंदुइज्म का ही एक पार्ट है आनंद मार्गी फेथ। 1955 में ये स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे बात हुई कि ये लोग कह रहे थे कि तांडव डांस हम करेंगे। तांडव डांस करने की बात हुई। अब तांडव डांस से कुछ घाटे थे, उसको लेके कोर्ट में जाया गया। तो वहां पे ये बात हुई कि कोर्ट ने तांडव डांस से मना कर दिया। तो अब ये बात हुई कि तांडव डांस आपके जब फाउंड हुआ था 1955 में तो था नहीं। तांडव डांस का जो कॉन्सेप्ट आया इटसेल्फ जो आया वो 1966 में आया। तो यहाँ पे कोर्ट ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो कोर्ट क्या देख रहा है? जब भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड प्रैक्टिस देखना है तो कोर्ट क्या देख रहा है? इसेंशियल प्रैक्टिस है कि नहीं। राइटर यहां तक डिस्कस कर रहे हैं, ये सब समझ में आ रहा है कैसे ये सब डिस्कशन चल रहा है? डिफरेंट केस हम लोग पढ़ रहे हैं और डिफरेंट केस के अंडर में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो अपना विचार दिया है राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए। लास्ट में एक और बात हुई है कि यहाँ पे इस्माइल फारूकी केस, जो अभी अयोध्या को जहाँ पे बाबरी मस्जिद थी उसको लेके ये केस था। बाबरी मस्जिद का ये लैंड को लेके डिस्प्यूट था कि ये लैंड किसका है और लैंड पे क्या होना चाहिए। वहां पे जो कोर्ट का जजमेंट था, कोर्ट ने ये बोला था कि जो हम नमाज पढ़ते हैं वो तो कुरान का इसेंशियल पार्ट है, लेकिन नमाज जाके मस्जिद में ही पढ़े वो इसेंशियल पार्ट नहीं है। आप बाहर भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हुआ कि इट शुड नॉट बी द मॉस्क, इसेंशियल नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा मॉस्क जो है वो इसेंशियल पार्ट नहीं है, प्रेयर है, नमाज है, और उसके कारण इन्होंने जो मस्जिद का लैंड था उसको इसेंशियल पार्ट नहीं माना। क्लियर समझ में आ रहा है कि क्या कोर्ट का था? लास्ट में लेकिन ये जो राइटर है वो कह रहे हैं कि कोर्ट ये सब जो बातें कह रही हैं वो तो ठीक है। ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए। अगर रिलीजन का कोई इसेंशियल पार्ट भी कहता है लेकिन उससे लोगों को घाटा है तो दैट शुड बी रिमूव्ड। राइटर लास्ट में कंक्लूड ये कह रहे हैं और इसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी चलेगी। चीजें समझ में आ रही हैं? एक बार लिख देता हूं यहाँ पे, ये चीजें पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी मेंस में पूछा है, अभी लास्ट 2-3 बार पूछा है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब होता है कि समाज का मोरालिटी अलग हो सकता है, धर्म का मोरालिटी अलग हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मोरालिटी अलग है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है दैट विल बी द मोरालिटी ऑफ द ओवरऑल दिस कंट्री शुड गवर्न। ओके, तो अगर धर्म का इसेंशियल पार्ट भी है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर वो समाज के खिलाफ है या हेल्थ के खिलाफ है या मोरालिटी के खिलाफ है उसको हटा के हमें कॉन्स्टिट्यूशनल को फॉलो करना चाहिए। ओवरऑल इसका मतलब यही है। चीजें समझ में आ रही हैं? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे होगा तो
आप लोगों को आंसर लिखने के लिए ये जितने भी जजमेंट है ये अगर याद है तो इससे अच्छा आंसर नहीं लिख सकते हैं। ये जो जो डिफरेंट हम लोगों ने डिस्कस किया है और इसका क्या मेन कोड था, यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस थिंग। क्लियर? ये घर पे जाके जितने भी इसके मेन जजमेंट है वो अलग अलग लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे मोहम्मद फांसी का केस है तो याद ही रहेगा बियर्ड को लेके, यही होता है ना कि दाढ़ी पार्ट है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था। फिर यहाँ पे दूसरा है कि श्री सिरूर मठ केस, यहाँ पे क्या बोला कि क्या प्रैक्टिस होना चाहिए, व्हाट शुड बी द मेन प्रैक्टिस। यहाँ पे दूसरा केस है इस्माइल फारूकी केस, इस्माइल फारूकी केस ये बाबरी से मस्जिद से रिलेटेड था। फिर यहाँ पे एक आनंद मार्गी फेथ से रिलेटेड है। समझ में आ रहा है चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉक द टॉक। व्हाट इज द वॉक द टॉक? यहां पे ये बात तो हो रही है कि मोदी जी ने कांग्रेस के जो एमपी हैं इम्फॉल से, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था अभी जब मोशन ऑफ थैंक्स चल रहा था। मोशन ऑफ थैंक्स क्या है? प्रेसिडेंट जब कोई भी नया सेशन स्टार्ट होता है तो प्रेसिडेंट आके अपना गवर्नमेंट का प्लान बनाते हैं कि गवर्नमेंट पूरे साल क्या करने वाली है। दैट इज द आफ्टर द ईच ऑफ द इलेक्शन एंड बिफोर, जैसे हर साल भी होता है और हर इलेक्शन के बाद भी होता है, ईयरली बेसिस पे होता है और आफ्टर द ईच इलेक्शन, दो टाइम है। समझ में आ रहा है ये चीज? 5 साल पे एक इलेक्शन हुआ, उस साल भी होगा जब इलेक्शन होगा, उसके बाद पहला जो सेशन होगा वो प्रेसिडेंट अपना स्पीच देते हैं और उसके बाद वो मोशन ऑफ थैंक्स होता है और लोग डिबेट करते हैं कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है। दैट इज द गिव द चांस टू द मेंबर्स कि एक तरीके से जो सपोर्टर है गवर्नमेंट के लोग हैं वो खूब बड़ाई करेंगे और जो अपोजिशन है वो क्रिटिसाइज करेगा। दिस इज द नॉर्मल थिंग, दिस इज द मोशन ऑफ द थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स में जो कांग्रेस के इम्फॉल कैपिटल है मणिपुर का, उन्होंने कहा कि मोदी जी को मतलब इतने दिन हो गए और आपने एक भी बात इसको स्टेटमेंट में नहीं लाया। जो मणिपुर का मैटर था दैट इज वेरी ग्रेव मैटर। अब यहाँ पे ये जो एडिटोरियल है वो कहते हैं कि अब मोदी जी ने कहा कि गो बियॉन्ड द पॉलिटिक्स एंड ब्रिंग द पीस। अपने जो उन्होंने नेक्स्ट डे राज्यसभा में जो उनका स्पीच था, उन्होंने कहा कि लोगों को पॉलिटिक्स के बाहर जाके वहां पे पीस लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, यहां पे हो रहा है बट हिज स्टॉक रिस्पॉन्स टू द एम्बैरेसिंग क्वेश्चन। जैसे मोदी जी का होता है कि कभी भी अगर कोई भी घटना घट रही है, अगर गवर्नमेंट के सपोर्ट में है तो तुरंत मोदी जी आके उस मतलब जो भी गवर्नमेंट है उसका खुद को ले लेते हैं कि हाँ हमने करा है ये करा है। लेकिन दूसरा, ये एडिटोरियल में बोला है, दूसरा उनका रिस्पांस होता है मानिए कोई गवर्नमेंट के खिलाफ घटना हो रही है तो ऐसे कंडीशन में मोदी जी उस मुद्दे पे छूते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है, ताकि जो मुद्दा हो वो साइलेंस में चला जाए, क्रिटिसिज्म जो जिस लेवल पे होना चाहिए वो हो ना पाए। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो मणिपुर की हालत है, नियर अबाउट 67,000 ऑफ द जो डिसिप्लेट साउथ एशिया में हुए हैं, पूरे साउथ एशिया में 69,000 में से 67,000 मणिपुर से हैं। अभी भी हालत ये है कि जो कुकी है वो जहां पे मीटी जो दो के बीच में लड़ाई हो रही है, एक कुकी है, कुकी जो ये वाली ट्राइब है, ट्राइबल कम्युनिटी है, और दूसरी जो है वो कौन है, मीटी, MEITEI। दिस इज द टू कम्युनिटी दैट दोज हु आर फाइटिंग। जो कुकी है दे आर डोमिनेटिंग इनटू द चूराचंदपुर की डिस्ट्रिक्ट है एक, वहां पे दे आर डोमिनेटिंग। कहीं दिया है इसमें चूराचंदपुर? कहाँ पे है? अच्छा यहीं पे है, जस्ट आ गई है। चूराचंदपुर में मीटी नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे कुकी डोमिनेंट है, उनको है कि जाते ही मार देंगे। और इम्फॉल वाला जो एरिया जो कैपिटल एरिया है मणिपुर का, वहां पे कुकी नहीं आ सकते, इतना ज्यादा वायलेंस है कि कुकी जानते ही लोग वायलेंस पे आ जा रहे हैं। दिस इज द सिचुएशन दैट इज गिवन हियर। अब यहाँ पे बात हो रही है कि ये दिखाया जा रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का है उससे मिलके सारा एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन हालत ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी एक तरीके से मीटी के पक्ष में खड़ी हुई है और सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ बात दिया हुआ है।
तो कहीं ना कहीं सिचुएशन अभी भी सही नहीं है। ऐसे में ये लास्ट में सजेशन दे रहे हैं कि मोदी जी को कोशिश करना चाहिए कि वहां पे जाके कैसे भी स्टेबिलिटी लाए और इन दोनों जो कम्युनिटी है उनमें एक तरीके से पीस प्रोसेस को इनिशिएट किया जाए बाय द डायलॉग। ठीक है, ये एक बार मैं दिखा देता हूं मैप में कहां पे ये सब एरिया है। ये मणिपुर का मैप है, इज इट विजिबल? मणिपुर का जो ये वाला है चूराचंदपुर है, यहाँ पे जो डोमिनेंट है कुकी है, हिल एरिया है, और इम्फाल जो है ये वाली एरिया है, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे जो इम्फाल में डोमिनेंट है दे आर द मीटीज, वो ओबीसी कम्युनिटी में आते हैं, और जो कुकीज हैं दे आर एसटीज, एसटी कम्युनिटी में आते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी में आते हैं। लड़ाई इस बात को लेकर स्टार्ट हुई कि जो मीटी थे वो ओबीसी में आते हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ये प्रपोजल आया था वहां के हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट ने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट को जाके सेंटर से बोलना चाहिए कि जो मीटीज है उनको एसटी कैटेगरी में लाए, और एसटी कैटेगरी में आने से कुकी को ये डर है कि जो मिट्टीज पूरा प्लेन और रिसोर्स को कैप्चर किए हैं, धीरे धीरे हिल के लैंड को भी खरीद के अपने में मिला लेंगे। जैसे एसटीज को ही एसटी के एरिया में जमीन खरीदने का अधिकार है, कोई और नहीं खरीद सकता। दिस इज द थिंग, क्लियर हो रही है? नेक्स्ट न्यूज जो है, स्पेक्टर ऑफ द नियो फैसिज्म दैट इज हॉन्टिंग द यूरोप। यूरोप में हमने देखा कि कंटिन्यूअसली कई स्टेट में, अभी इटली में हमने देखा, इटली का जो इलेक्शन हुआ वहां पे जो फार राइटिस्ट है, फार राइटिस्ट क्या है, अभी हम लोग कई दिनों से ये डिस्कस कर रहे हैं, क्या है फार राइटिस्ट? राइट विंग। और राइट विंग का क्या मतलब? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक तरीके से बाहर से कोई भी आए लोग उसके विरोध में होते हैं। जेनोफोबिया इसको कहते हैं, जेनोफोबिया। जेनोफोबिया का मतलब इसमें कहीं दिया भी होगा, जेनोफोबिया। यूरोप के केस में इसका मतलब होता है एंटी इमिग्रेशन एंड यूरोसेप्टिज्म। कहीं पे जेनोफोबिया भी इसमें दिया हुआ है। जेनोफोबिया का मतलब होता है कि किसी भी बाहरी से एक नफरत, घृणा हो कि बाहरी आएंगे हमारा जॉब ले जाएंगे, बाहरी आएंगे यहाँ पे चोरी स्टार्ट कर देंगे, बाहरी आएंगे यहाँ पे लड़कियों के खिलाफ क्राइम स्टार्ट हो जाएगा, बाहरी आएंगे ड्रग्स खाना स्टार्ट कर देंगे। जेनोफोबिया होता है। जेनोफोबिया मीन्स आउटसाइडर से फियर, डर और एक तरीके से स्टीरियोटाइपिंग। क्लियर हो रहा है? तो वो लोग किसी भी बाहरी आदमियों को एंट्री से मना करते हैं और उसके खिलाफ होते हैं, और यही केस इस समय यूरोप में चल रहा है। यूरोप में किसी भी एशियन एंड अफ्रीकन के आने से उनको डर है कि वो हमारा जॉब ले जाएंगे, क्राइम करेंगे, ड्रग्स स्टार्ट हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे, इसलिए पूरे वो कम्युनिटी के भी खिलाफ है। लेकिन क्यों वहां पे लोग बाहर से जा रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? एक तो ये रीजन है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है या अफ्रीकन एशियन कंट्रीज है वहां पे जॉब और रिसोर्सेज नहीं है। दूसरा रीजन ये है कि जो यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं, फ्रांस, यूके, जर्मनी, इटली, ये सब कॉलोनी बना के रखे थे, और कहीं ना कहीं तभी से लिंक था। जैसे इंडिया का लिंक था तो इंडिया के लोग पढ़ने जाते थे, कॉलोनी था तो थोड़ा सा उनको लगता था कि यहाँ की गवर्नमेंट हमें चला रही है, कुछ केस लड़ने जाते थे तो कहीं ना कहीं उस कॉलोनियल कंट्री में जाके लोग बसे रहते हैं। जैसे आप यूके में देखिएगा इंडियंस काफी हैं, पाकिस्तानी काफी हैं। क्यों? क्योंकि कॉलोनी उन्होंने बना के रखा था। जैसे दादा भाई नौरोजी जो फर्स्ट इंडियन थे जो वहां के पार्लियामेंट में पहले बार उनको चुना गया था, ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव। वो वहां के मेंबर भी रहे थे 1892 से 1895 के बीच में। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया बोला जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि यहाँ पे एक रीजन ये भी है कि वहां पे कॉलोनियल, ये है ना, कॉलोनाइजिंग लीगेसी है वहां पे। कॉलोनाइजिंग लीगेसी इसका मतलब होता है कि जो कॉलोनी उन्होंने बनाया था उसका अभी भी इंपैक्ट चला है। लीगेसी का मतलब जो पुराना चीज है वो उसका अभी भी इंपैक्ट हो, उसको लीगेसी बोलते हैं। ठीक है, जो फासिज्म होता है ऑलरेडी हम देखते हैं कि फासिज्म का कोई एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं है। फासिज्म पे कोई बहुत बड़ा थिंकर नहीं हुआ, जैसे कि सोशलिज्म, कम्युनिज्म पे बहुत बड़े बड़े थिंकर हुए हैं, जैसे कि मार्क्स हो गए और भी लोग हैं। लेकिन फासिज्म पे कोई थिंकर नहीं है। फासिज्म इवेंट से रिलेटेड है। फासिज्म जब वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार टू के बीच में यूरोप में
कुछ कंट्रीज में ऐसे गवर्नमेंट इमर्ज होके आए कि उनका नेचर बहुत अलग था। वो इलेक्ट होके आए थे बाय द पब्लिक पीपल्स, जैसे हिटलर वोट से इलेक्ट होके आए थे, मुसोलिनी इलेक्ट होके आए थे, लेकिन वो पावर को इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर दिया कि उनके खिलाफ कोई भी अपोजिशन टिका ही नहीं। अपोजिशन को उन्होंने एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है फैसिज्म का, वो हम देख लेते हैं एक बार वन बाय वन, और वो एग्जैक्ट नहीं है, नियर अबाउट है। ओके यहाँ पे फासिज्म का कैरेक्टरिस्टिक पहला है कि ऑथोरिटेरियनिज्म होगा, रूल्स ऑफ लॉ नहीं होगा। वहां कुछ लीडर होंगे, कुछ ग्रुप होंगे, उन्हीं का पावर चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज हो जाएगी नेशनलिज्म एक्सट्रीम पे चली जाती है। एक होता है ना नेशनलिज्म तभी तक सही है जब उसको पॉजिटिव रूप में देखा जाए। जैसे नेशनलिज्म के नाम पे मैं खेती खूब करूं, नेशनलिज्म के नाम पे मैं जाके बॉर्डर का सुरक्षा करूं, होता है ना कि जान दे दूं। नेशनलिज्म के नाम पे मैं एक डॉक्टर बन के अच्छा काम करूं, नेशनलिज्म के नाम पे मैं एक सिविल सर्वेंट बन के एकदम एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करूं, दिस इज द गुड थिंग। लेकिन नेशनलिज्म को इतना एक्सटेंट पे लेके चले जाएं कि दूसरे के खिलाफ आप घृणा उत्पन्न करना स्टार्ट कर दें। आगे गेटिंग ना कि प्रोडक्टिविटी नहीं रहे, निगेटिविटी में चली जाए। नेशनलिज्म का एक लिमिट होता है, नेशनलिज्म का कहीं ना कहीं मिसयूज होने लगता है। जैसे आप नेशनलिज्म के नाम पे कहें कि चलते हैं पूरा श्रीलंका जीत लेते हैं, चलते हैं पूरा भूटान जीत लेते हैं, तो एक तरीके से आप कहीं ना कहीं किसी और के सेंटीमेंट के अगेंस्ट में जा रहे हैं ना। ऑलरेडी देयर इज ए कंट्री, ऑलरेडी देयर इज द रूल ऑफ लॉ, ऑलरेडी देयर इज द डिक्लेयर, उनका सिस्टम है, बॉर्डर है। लेकिन आप नेशनलिज्म ये कह रहे हैं कि नहीं, इंडियंस को बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत है, हम नेपाल जीत लेंगे, पूरा नेपाल की जमीन को बांट देंगे इंडियंस में। तो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म मिसयूज होने लगा ना, आप कहीं ना कहीं युद्ध की तरफ बढ़ा रहे हैं ऑन द नेम ऑफ द नेशनलिज्म। तो यही सेम थिंग हैपन इनटू द यूरोप। जब हिटलर आया तो हिटलर बोला कि अभी जमीन कैसे मतलब जर्मन्स को कैसे खुश किया जाए, तो उन्होंने कहा कि पूरा फ्रांस जीत लेते हैं, पूरा बेल्जियम जीत लेते हैं और जमीन मैं जर्मन्स को बांट दूंगा। उन्होंने कहा कि जो ज्यूस हैं, जो यहूदी हैं, उनके पूरे प्रॉपर्टी को कब्जा करके हम उसके इनके प्रॉपर्टीज को जर्मन्स में बांट दूंगा। तो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म को आप मिसयूज करने लगे और ऐसे केस में दैट इज रिजल्ट इनटू द फासिज्म। और वो लीडर ये बोल बोल के पूरा पावर खुद ले लेता है। वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मत सुनिए, मेरा सुनिए, आई विल डू द थिंग्स। तो यहाँ पे जो लीडर होता है वो एक हाईएस्ट, उसको भगवान कंसीडर किया जाने लगता है, जो फासिज्म का ये भी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, फासिज्म जो था उस समय एंटी कम्युनिज्म एंड एंटी लिबरलिज्म के रूप में हुआ। ये भी डर फैलाया गया कि उस समय कम्युनिज्म आ रहा था। 1920 में जब रूस की क्रांति हुई, 1970 से स्टार्ट हो गई थी, जब रूस की क्रांति हुई और यूएसएसआर बन गया तो ऐसा डर फैलाने लगा कि कम्युनिस्ट आ जाएंगे यूरोप के और भी कंट्रीज में, और जितने भी कैपिटलिस्ट हैं उनके जमीनों को, उनके पैसे को, उनकी फैक्ट्रियों को छीन लिया जाएगा। तो ऐसे केस में जो जितने भी कैपिटलिस्ट थे वो सपोर्ट करने लगे ऐसे लीडर को जो कम्युनिस्ट के अगेंस्ट में बोलता था। तो जो फासिज्म का उदय हुआ, जो इमरजेंस हुआ, राइज हुआ, दैट वाज एंटी कम्युनिज्म एंड एंटी लिबरलिज्म। समझ में आ रही है चीजें? देन इज द प्रोपोगेंडा एंड सेंसरशिप, कि एक तरीके का आपका किताबें बना दी जाएंगी उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लिए। जितनी भी मीडिया है वो सिर्फ एक ही लीडर या एक ही पार्टी का गुणगान करेगा, बाकी जो पार्टी होंगे, बाकी जो लीडर है, उनको विलेन के रूप में दिखाया जाने लगता है कि वो इस देश के लिए, मतलब वो इस देश के लिए क्या है, एनिमी के जैसे हैं। और अगर आ गया सत्ता में तो देश गर्त में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे होता है कि प्रोपोगेंडा एंड सेंसरशिप, क्योंकि जब जर्मनी में स्टार्ट हुआ तो वहां की बुकें बदल दी गई। वहां की जो यहूदी थे उनके खिलाफ नए नए तरीके की कहानी उस बुक में पढ़ाया जाने लगा कि अरे यहूदी ऐसे होते हैं, केवल पैसे का उनका लालच होता है, वो बहुत लालची होते हैं, कि आम जनता में बचपन से ही वो बच्चों में दिमाग में चीजें सेटअप किया जाने लगा। जो वहाँ की मीडिया थी, दिन रात वहाँ की जो हिटलर की पार्टी थी या मुसोलिनी की पार्टी थी या फ्रैंक की पार्टी थी स्पेन में, उनकी दिन रात बड़ाई करती रहती थी। उनको ऐसे दिखाते थे कि वो चमत्कार से पैदा हुए हैं। जैसे हिटलर को फ्यूरर कहने लगे कि फादर है वो। आर यू गेटिंग ना? तो दिस इज द कंडीशन। कल्ट पर्सनालिटी हो जाती है कि एकदम फॉलोइंग होगी, जैसे हमारे गॉडमैन यहाँ पे होते हैं, कुछ लीडर्स होते हैं, होता है ना हर कंट्रीज में। इकोनॉमिक कंट्रोल हो जाता है, अपोजिशन टू द प्लूरलिज्म, वहां पे एक तरीका के यूनिफॉर्मिटी की बात की जाती है, वहां पे बात की जाती है कि एक ढर्रे में सब कुछ होना चाहिए।
आर यू गेटिंग ना, कि जैसे कि जो माइनॉरिटी होती है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं एक निगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट किया जाने लगता है इनटू द फासिज्म। और ये सब चीज है, ये क्या है, सोशल डार्विनिज्म का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कुछ रेस को कंसीडर किया जाता है कि वो बेटर है, और कुछ रेस को माना जाता है कि वो कमजोर और वीक है, उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। डार्विन ने क्या बोला था कि जो सरवाइव, जो जितना भी स्ट्रांग होगा वो सरवाइव करेगा। जैसे होता है ना कि किसी एरिया में एनिमल्स का सर्वाइविंग का क्या होता है कि जो स्ट्रांग होगा वो सरवाइव कर जाएगा और जो वीक होगा वो मर जाएगा, और जो स्ट्रांग है उसे ही जीने का अधिकार है। सोशल डार्विनिज्म में ऐसा बोला जाने लगा है कि ये कम्युनिटी स्ट्रांग है। जैसे नहीं उसने लाया कि आर्यन कॉन्सेप्ट लाया कि हम आर्य हैं, ठीक है, कि यूरोप के जो लोग हैं वो आर्य हैं, वो अपने आप को आर्य देश से जोड़ के देखने लगा, और जितनों को वो देखता था वो नॉन आर्यन है। ओके, आप देखिएगा वहां पे स्वास्तिक का चिन्ह लगाने लगा था हिटलर, जो स्वास्तिक जो हिंदुइज्म में भी हम लोग यूज करते हैं, उसका यूज उन्होंने भी किया था स्वास्तिक वाली, कि वो आर्य मानता था। और ये दिक्कत है कि वो इंडियंस को लेस आर्य मानता था, कहता था ये हमसे कम कैटेगरी के आर्य हैं। लेकिन ठीक है, वो थोड़ा बहुत मानता था कि ये हमारे ही वहां से लोग जाके गए और मिक्स नस्ल है। ओके, वो आप जब वर्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब होगा। मिथ ऑफ द रीबर्थ, मास मोबिलाइजेशन, मतलब ये शक्ति दिखाने के लिए कि नेता वहां पे हिटलर की कैंपेन, मुसोलिनी अपना कैंपेन करता था और लाखों लोग उसमें जुटाता था कि लोगों को देख के डर लगने लगे कि कितना सपोर्ट बेस है। जैसे मुसोलिनी को जब कैप्चर करना था पावर इनटू द इटली, वो पूरा वहां का जो मेन वहां का कैपिटल है वहां पे रोम में मार्च कराया था कई लाख लोगों को लेके, डर के उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। मतलब वहां का जो लीडर फासिस्ट होता है वो ये दिखाता है कि ही हैज द लॉट ऑफ मास सपोर्ट। क्लियर हो रहा है ये चीजें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? वर्ड हिस्ट्री में आपको फिर ये सब चीजें बताई जाएगी। मैक्सिमम हम लोगों ने कवर किया, जस्ट वन मोर है, यही वाली है कि जो वहां पे लास्ट न्यूज जो हम लोग ले रहे हैं, लेवर्ड चेंज, जो यहाँ पे 14 ईयर्स के बाद कंजर्वेटिव से जो चेंज होके आया है, इनका लेबर पार्टी आई है। इसके पहले लगातार नियर अबाउट 5-6 प्राइम मिनिस्टर बने हैं 14 साल में। कुछ प्राइम मिनिस्टर आए, एक ही साल में अपना रिजाइन कर दिया गया, और काफी इश्यू उन्होंने फेस किया था। खासकर जो अभी ऋषि सुनक का केस था, उन्होंने जो कोविड-19 में मिस हैंडलिंग थी, जो यूक्रेन वॉर था वहां पे उनका कोई एकदम क्लियर कट स्टैंड नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि जो पोस्ट ब्रेक्जिट था, ब्रेक्जिट का मतलब क्या होता है? पोस्ट ब्रेक्जिट, ब्रिटेन एग्जिट कर गया यूरोपियन यूनियन से, इसीलिए ब्रेक का BR का मतलब ब्रिटेन, एग्जिट का मतलब बाहर, और यूरोपियन यूनियन से इसका एक मतलब हुआ। ठीक है, तो उसमें उसके बाद जो पैकेज था, पैकेज का मतलब आप तो उस यूनियन से बाहर आ गए, लेकिन आपका रिलेशन यूरोप के और कंट्रीज से कैसे रहेगा वो आपने सही से सॉर्ट आउट नहीं किया। वो आपने डिफाइन नहीं किया कि कैसे आप आयरलैंड बगल में है उससे डील करेंगे, किस तरीके से बॉर्डर रहेगा। जब तक ब्रेक्जिट में थे तब तक बॉर्डर तो खुला था, ट्रेड वाज द फ्री बिटवीन द दीज कंट्रीज, लेकिन इसके बाद इन्होंने सही से वो नहीं ला पाए। दिक्कत ये था कि बीच में इमिग्रेशन का भी इश्यू आ गया। इन्होंने कहा कि हमारे वहाँ जो इमिग्रेट करके यूके में लोग आ रहे हैं एशिया से और अफ्रीका से, उसको हम वापस युगांडा भेज देंगे, युगांडा नहीं रवांडा, सॉरी रवांडा भेजना स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो ये इशू था। यस, रवांडा एक कंट्री है इनटू द यूरोप, तो वहां पे पैसे वैसे देके बोला कि हम वहां पे ले जाके इनको छोड़ देंगे, और वहां की सरकार थी उनके साथ बहुत मिस ट्रीटमेंट कर रही थी, तो इसको लेके भी काफी इशू था। इकोनॉमी की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो कंटिन्यूअसली जो था इन्फ्लेशन का मामला था। अब इंडिया को कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है? पहली बात तो ऋषि सुनक इंडियन थे, तो हम खुश हो रहे थे कि इंडिया जाके रूल कर रहा है, उन्होंने हम पे रूल किया, हम उन पे रूल कर रहे, तो एक खुशी की बात थी। दूसरी बात थी कि जो ऋषि सुनक थे, इंडिया यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था उसको पुश कर रहे थे, तो वो चीजों को सेटबैक लग सकता है। लेकिन अच्छी चीज है कि जो नए लेबर के स्टार्मर है वो भी कह रहे हैं कि जो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कंप्लीट किया जाए, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है, वो उनसे ज्यादा चिंतित है। दिस इज गुड फॉर इंडिया। तो ओवरऑल अब इंडिया को देखते हैं कि इस पे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर क्या इंपैक्ट आता है, यही मेन हमारे लिए कॉज ऑफ कॉन्सर्न है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टूडेज न्यूज। यहाँ पे हम इसको कंक्लूड करते हैं। So thank you for joining the session. All the best. Jai Hind.